सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि आपको पता है, हम पाठ पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियां, जिसमें लेखक ने हिमालय को एक पिता के रूप में माना है और इससे निकलने वाली नदियों को इसकी बेटियां कहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हिमालय जो है वो अपनी बेटियों का हाथ जो है वो किनको दे रहे हैं, समुद्र को। क्यों, कैसे दे रहे हैं कि ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इनका मिलन नीचे जाकर किससे होता है, समुद्र से होता है। तो इसलिए लेखक ने हिमालय को पिता माना है और इनका मिलन, इससे निकलने वाली नदियों का मिलन जो है वो समुद्र से हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने समुद्र को हिमालय का दामाद कहा है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो मैदानी इलाकों में जब ये नदियाँ जाती हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही शांत स्वभाव की, पानी जो है बड़े आराम से बहता है, पानी की आवाज़ नहीं होती, नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, सीधी सीधी ही चलती हैं। पर लेकिन जब ये पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ की हिमालय की गोद से निकलती हैं, तो ये एक बच्ची की तरह खिलखिलाकर, हंसती खेलती हुई, उछल कूद करती हुई ये नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर पहाड़ों में नदियों को बालिकाओं का रूप जो है वो लेखक ने दिया हुआ है। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो है इन पहाड़ियों में से नंग दड़ंग इन नदियों का निकलना जो है ये हो सकता है कि जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको ये आकर्षक ना लगे, पर लेखक को ये बहुत ही लुभावना जो है, बहुत ही मनपसंद हुआ लेखक का हिमालय की ऐसी नदियों का आगे की ओर चंचल उछल कूद कर आगे बढ़ना। ये दृश्य लेखक को बहुत ही अच्छा लगा। तो आगे लेखक कहते हैं कि यदि हम हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद का रिश्ता जो है वो कहें, तो इसमें भी हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो समुद्र है उसने हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ जो है वो थामा है। हाथ थामा मतलब कि ये हिमालय की जो दोनों नदियां हैं, इनका मिलन किससे होता है, समुद्र से होता है। आगे लेखक ने कहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर लेखक ने कालिदास के बारे में बताया है। ये जो आप देखोगे इस पाठ में लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया है। ये पहले भी करते थे, कालिदास के समय में भी ऐसा होता था। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि ये जो यक्ष थे, इनकी जो प्रेयसी थी, इनकी प्रेमिका जो है वो इनसे दूर थी, तो उनसे मिलने के लिए इन्होंने क्या किया था। इनकी प्रेमिका कौन थी, वेतवी, और वेत्रवती जो है वो वेतवा नदी है। तो इन्होंने क्या किया था, मेघदूत भेजे थे अपनी प्रेयसी को अपना संदेशा पहुँचाने के लिए। तो मेघदूत कौन है, यहाँ पर बादलों को कहा गया है। तो उस समय भी बादलों को दूत बनाकर यक्ष ने अपनी प्रेयसी के पास भेजा था, और वहाँ पर फिर जो बादल हैं वो बरसे थे, और फिर ये जो नदी है वेतवा नदी, इसमें जो उन्होंने अपने प्रेम का प्रतिदान कैसे दिया था, जब बादलों के आने से, उनकी वर्षा से ये जो नदी है इसमें जल आ गया था, और ये नदी जो है वो भी प्रसन्न हो गई थी। तो यही यहाँ पर भी मानवीकरण आप देखेंगे कि उसमें क्या किया है, मेघों को दूत बनाकर भेजा गया था। तो यहाँ पर भी उस समय भी ये मानवीकरण जो था ये होता था। हम क्या करते थे, चीज़ों की जो तुलना है वो एक मानव के साथ किया करते थे। ये बात जो थी ये लेखक को नदियों का ये जो रूप देख रहे थे, खिलखिलाता हुआ रूप देखकर लेखक को याद आ गई। लेखक कहते हैं कि उस समय में भी ये जो महाकवि थे, इनको भी नदियों का ये जो सुंदर रूप था, जिसमें एक उमंग थी, जान थी, इस तरह का रूप जो है उन महाकवियों को भी पसंद था। और कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को अलग अलग होते हुए देखा है, और वह इस नतीजे पर पहुँचे होंगे। आगे लेखक कहते हैं कि जो
कालेलकर थे, इन्होंने क्या किया, नदियों को लोक माता के रूप में, सबकी जग माता जो है उनके रूप में कहा है। पर लेकिन ये लेखक यहाँ पे कहते हैं जग माता कहने से पहले हम नदियों को क्या देखेंगे, एक बेटियों के रूप में अगर देख लें तो इसमें कोई भी हर्ज जो है वो गलत बात नहीं होगी। फिर अगर उससे हम थोड़ा आगे चले जाएं तो नदियों को हमने किसके रूप में देखा है, एक प्रेयसी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में। इसमें क्या है, ममता का धागा भी है और प्रेम का जोड़ भी है। आगे लेखक कह रहे हैं कि इन नदियों को बहन के रूप में भी कई लोगों ने देखा होगा। फिर एक दिन लेखक की एक ऐसी भावना होगी, लेखक की तबीयत जो थी वो थोड़ी ढीली थी, तो लेखक ने क्या किया, सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था और उन्होंने क्या किया, अपने पाँव जो हैं वो पानी में, नदी में लटका दिए और कुछ वो क्या, उनको उस समय जो है थोड़ी देर के लिए बड़ा ही जल में आनंद आया। उन्होंने पानी जो है उसमें अपने पाँव डाल दिए और उनको ऐसे लगा बिल्कुल ही वो क्या हो गए हैं, तरोताज़ा जो हैं वो हो गए हैं और कुछ गुनगुनाने लगते हैं। कुछ लाइनें जो हैं, कुछ पंक्तियां जो हैं यहाँ पर लेखक जो है वो लिखते हैं। लेखक क्या लिखते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय चिंतित पर चुपचाप, हिमालय प्रकृति नटी के चित्र तट पर अनुपम अद्भुत छाप, हिमालय जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यहाँ पर लेखक ने सतलुज की बहनों की जय कही है। सतलुज की बहनें कौन सी हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो उनकी जय करते हुए उनके मोहक रूप को देखकर लेखक बहुत ही खुश होते हैं। लेखक के मन पर इन नदियों ने एक सुंदर छाप जो है वो अपनी छोड़ दी है और लेखक यहाँ पर हिमालय को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जो हैं वो पिता हैं और ये तुम्हें देखकर कई बार चिंतित भी होते हैं। और लेकिन लेखक को नदियों का रूप देखकर बहुत ही आनंद मिलता है, इसीलिए वह सतलुज की बहनों की जय कर रहे हैं। सतलुज के साथ निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी जय की गई है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये पाठ जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।